हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो देखिए, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ जो आपको, मुझे लगता है, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा और गाइड भी करेंगे। और यदि आप लोगों पेपर वन और पेपर टू दोनों की ही प्रिपरेशन करना चाहते हो और डेडिकेटेड होकर पढ़ना चाहते हो और आप एक राइट डायरेक्शन सोच रहे हो कि कंटेंट कहाँ मिलेगा प्रॉपर, पीवाईक्यूज प्रॉपर हमें कहाँ पे सॉल्विंग मिलेंगे, तो आप अभी, आपको पता है कि अभी प्रेजेंट टाइमिंग में नवरात्रि का ऑफर चल रहा है, 20% ऑफ चल रहा है पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए। तो आप JRF अड्डा की वेबसाइट पर जाकर के वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हो और आप पेपर वन और पेपर टू दोनों परचेज कर सकते हो, किसी एक को भी आप परचेज कर सकते हो। और अभी 20% ऑफ चल रहा है, तो आपको जो है कोर्स मिलेगा आपको 3,999 रुपए का। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने 15 अक्टूबर से भी जो है मेरा कोर्स आपके लिए लाइव हो जाएगा, एक क्रैश कोर्स रहेगा जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कशन करूंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर सक्सेस स्टोरी। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सब, और नवरात्रा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में नया साल, ये मान लीजिए एक न्यू एनर्जी जो है हम लोगों के अंदर आ जाती है, एक नया उत्साह, नया जोश हमारे बीच आ जाता है। और एग्जाम डेट भी हमारी आ गई है। और इस वक्त यदि हमें एज अ मोटिवेशन कोई मिल जाए, देखो नवरात्रि जो होती है ना, उसमें माँ दुर्गा जो है वो शक्ति का प्रतीक है। और इसीलिए आज आपके सामने में एक शक्ति का प्रतीक ही मान लीजिए, एक मोटिवेशन के लिए आप लोगों के लिए एक सिद्धू जी से आपको मैं मिलवाने वाली हूँ, जो कि प्रेजेंट टाइमिंग जिन्होंने नेट और JRF कर लिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इनका फील्ड ही नहीं था, मतलब इन्होंने बीटेक की हुई है और बीटेक से इनका PG पॉलिटिकल साइंस तक का सफर, और कैसे इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की, इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम रितु जी का धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत कि उन्होंने अपना एक कीमती समय निकाला आप लोगों के लिए, आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो उसके लिए ऋतु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऋतु जी बताइए, आप पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो आपकी JRF के लिए, और किस तरह से आपकी लाइफ स्टोरी है, थोड़ा अपने बारे में मुझे बताइए और बच्चों को बताइए। थैंक यू सो मच मैम। मैम एक्चुअली नेट JRF का क्रेडिट तो मैं आपको ही देना चाहूंगी, और ये सारा सब कुछ मैं पहले आपको बताती हूँ कि मेरी नेट JRF कैसे हुआ, ये जर्नी कहाँ से कहाँ तक गई। सबसे पहले मेरा नाम मिसेज रितु धनखड़ है। मैं रोहतक के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, और मेरा ससुराल झज्जर है। मैं एक्चुअली साइंस स्टूडेंट थी, मतलब हूँ अभी भी। मैंने 12th तक गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी की है। उसके बाद मैंने बीटेक की है मौलाना से। और बीटेक के लास्ट ईयर में मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद थोड़ा सा स्टडी में थोड़ा सा गैप आ जाता है कि थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ता है इन लॉज के। तो फिर बीटेक कंप्लीट हो हुई, उसके बाद मुझे बेबी हो गया। फिर मन था कि स्टडी भी साथ में रहे मेरी, तो फिर मैंने एमटेक में एडमिशन ले लिया। मैंने यहाँ से एमटेक स्टडी स्टार्ट कर दी। मेरी मेरी एमटेक कंप्लीट हो गई विद 89%। फिर ये हो गया कि यहाँ पे क्या नाम है, जो इंजीनियरिंग के है हरियाणा में मैम, गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम है, तो स्कोप नहीं दिख रहा था। तो फिर इधर उधर से फ्रेंड से सुना कि मैं तो PCS की तैयारी करूंगी, मुझे मुझे UPSC की तैयारी करनी है, मुझे HCS की तैयारी करनी है। इधर मेरा हो गया, मैं उधर मूव ऑन कर गई। जैसे मैं इनकी तैयारी करने लगी साथ साथ, तो मैंने उस टाइम पे मैंने पॉलिटिकल सब्जेक्ट पढ़ा। तो जैसे मैंने पॉलिटिकल सब्जेक्ट पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्ट आने लगा पॉलिटिकल में। मेरे को लगा कि यही होता है सब पॉलिटिकल में, जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है बस यही है सारा। मैंने साथ साथ पॉलिटिकल में इसमें MA में एडमिशन ले लिया। तो जैसे ही मैंने MA में एडमिशन लिया, तो मैं तब मुझे पता चला कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के तो सिर्फ एक यूनिट है, और बाकी 9 यूनिट का तो मुझे कुछ आता ही नहीं, कुछ भी आता पता था ही नहीं। ये प्लेटो, थिंकर वगैरह, पबमेड, IR देख के मेरा सर चकरा गया मैम। जैसे ही फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए,
मैंने मुश्किल से मेरे 55% आए, वो भी इतना पढ़ने के बाद। फिर ये हो गया कि अब तो कहीं करियर तो है ही नहीं, तो समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन ऐसे ना, मैं अपनी कजन से बातें कर रही थी कि ना, ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे, अब क्या करें। कि ना, उधर से ये था कि भाई जॉब भी नहीं मिल रही, प्रेशर। थोड़ा सा शादी होने के बाद ये होता है मैम कि अब तो हम सेट होने ही चाहिए। तो समझ नहीं आ रहा था, इतना ज्यादा डिप्रेस हो गई कि अब सब कुछ छोड़ देती हूँ, मेरे मेरे बस का कुछ भी नहीं है। तो फिर ऐसे मेरी कजन बोली कि एक बार ना, मैंने अन अकेडमी से ले रखा है कोर्स, एक बार आप भी यहाँ देखो, एक बार पढ़ के। तो मैंने तब सर्च किया। अन अकेडमी पे उस टाइम पे मुकेश सर पढ़ाते थे। उन्होंने बताया कि प्रीति मैम पढ़ाते हैं, एक बार आप पढ़ के तो देखो। उस टाइम मैंने तब आपकी क्लास ली थी, तो मेरे का इतना इंटरेस्ट हुआ, मैंने सीधा आपसे 1 साल का कोर्स ले लिया मैंने आपका। और मैं जैसे ही आपसे पढ़ने लगी, मेरा इतना इंटरेस्ट आ गया, मैं मेरे को ले तो क्या, मैंने ना रात को चाहे सोते हुए इनके थिंक करके भी, नाम स्टोरी इनके कुछ भी पूछ लो, वो मेरे को बिल्कुल माइंड में हो गए। और ऐसे जब मैंने सेकंड ईयर में आई, एमए के सेकंड ईयर में, तो मैम मेरे आए फिर 70% मार्क्स, क्योंकि मुझे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। मैं इतनी खुश, हाँ कि हाँ अब तो पॉलिटिकल में आता है मुझे। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम नेट का दिया तो मैम नहीं हुआ, क्योंकि आता ही नहीं था। सेकंड टाइम में, उस टाइम पे आपका कोर्स ले रखा था मैंने, तो ये था, पर मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। पेपर 2 तो मेरा हो गया था, पेपर 1 नहीं हुआ मेरा। फिर वही दिमाग खराब कि है, इतना पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर चुप बैठ गई कि मैं नहीं पढ़ती अब कुछ भी। फिर दोबारा फिर मैंने आपसे बात की कि मैम ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा। फिर इस टाइम में मेरा मेरा सेकंड बेबी हो गया। मैं अब क्या करूं, का अब तो मेरी पढ़ाई भी छूट गई, जो मेरा मेरा करियर कुछ नहीं है। फिर थोड़ा सा आपने मुझे मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। फिर मैम दोबारा फिर मैंने ना, फिर आपसे, आप अन अकेडमी से जा चुके थे, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या करूं। फिर मैंने आपका ही कोर्स लेके दोबारा फिर पेपर 1 भी मैंने, रिसर्च, टीचिंग, और क्या नाम है, कम्युनिकेशन, और पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये यूनिट मैंने रिसीव सर की थी। और क्या नाम है, कम्युनिकेशन अदिति मैम की भी की थी मैंने। आईसीटी तो मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, बीटेक मैंने कर रखी थी। और फिर तो मैंने एक भी यूनिट नहीं छोड़ी, कोई भी ऐसा सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ा कि जो मेरे से रह जाए। हाँ, डीआई मेरे को बिल्कुल नहीं आता था, डीआई से दूर भागती थी। पर डीआई की आपने जो बता रखी थी ना कि जुगाड़ू ट्रिक, ये कर जाओ, एटलीस्ट 5 में से 3 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। तो मैं वो तो भगवान का नाम लेके वो मैं कर दी थी, आप वाली देख के। तो उसमें से सिर्फ मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए। तो मेरा लास्ट टाइम मैम नेट जेआरएफ निकला है, उसमें मैम मेरे 99.97 परसेंटाइल बने। तो मेरा तब जेआरएफ भी हो गया मैम, सारा क्रेडिट आपको और मेरी मदर इन लॉ को जाता है मैम। चलो मेरे, चलो, क्योंकि मेरी मदर, मतलब ऐसे मैं मेरी मदर इन लॉ, इमोशनली हाँ जी। इमोशनल कर देते हो आप लोग हमें। मेरा कुछ नहीं है, मेहनत आपकी है। मैंने सिर्फ एक आपको गाइड किया है। और मदर इन लॉ मतलब ये कहती हूँ कि हमें, हमारे ऐसे कहते हैं ना कि सासू माँ जो होते हैं ना, वो भी माँ का ही हाँ रंग जी होते हैं। मैम। और रितु जी, इस हाँ चीज जी में मैम। तो मैं ये भी कहती हूँ कि हाँ, मेरी मदर लॉ भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आज मेरा भी एक छोटा बेबी है, वो नीचे वाले उसे संभाल रही है, और मैं आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ। तो मदर इन लॉ तो ना हमारे लिए माँ ही होती है। तो आपकी मदर इन लॉ बिल्कुल और मैम, मेरी मेरी तो, मदर इन लॉ दोनों के लिए तालियां बजाती हूँ मैं तो। बिल्कुल मैम, मेरी सच में मैं ये कहती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ बेस्ट की, वर्ल्ड की बेस्ट ही मदर इन लॉ है मैम, मैं ये मानती हूँ। और मेरे मेरे हस्बैंड भी मैम, मेरी ये फैमिली ना इतनी ज्यादा सपोर्टिव है कि आज जो मैं कर पाई ना, तो मैं इनकी बदौलत कर पाई मैम। नहीं तो ना, इतना कोई टाइम नहीं देता कि इतना शादी को इतना टाइम होगा कि तुम्हारा करियर भी सेट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे से कुछ नहीं होने वाला। पर एक जो इन्होंने मुझे हिम्मत दी है ना, उनकी बदौलत मैं आज तक यहाँ तक पहुंच पाई हूँ मैम।
चलो बहुत अच्छा मिला, पहली तो आपको बधाइयाँ। और देखो, दो बच्चे, शादी हो गई, बैकग्राउंड भी नहीं था, तो बहुत हमें नहीं इनसे मैम। मोटिवेशन जो है ना मिलती है कि किस तरह से विषम परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत जो है ना वो नहीं हारनी चाहिए। और हमेशा कंटिन्यूअस, मतलब ये इनकी जो मेहनत है ना, वो कछुए वाली मेहनत आप मान सकते हो, कि कछुआ जिस तरह से कंटिन्यूअस कोशिश करता रहा था, वो रुका नहीं। बस उन्हीं, यही जो है वो इनका था, कि एक बार नेट में रह गई, दो बार रह गई, लेकिन उन्होंने ठान रखा था कि मैं कर सकती हूँ। तो तीसरी बार देखो, नेट ही नेट नहीं, जेआरएफ इन्होंने निकाला। तो देखो रितु जी, मैं कुछ डाउट्स हैं जो बच्चों के हैं वो आपसे पूछना चाहती हूँ, मैंने कॉपी में भी नोट कर लिए हैं। तो मैं आपसे ये हाँ जी पूछना मैम। चाह रही हूँ कि जो आपने पेपर वन पढ़ा था और आप पेपर टू पॉलिटिकल साइंस से हो, तो पहले आप मुझे पेपर वन के बारे में बताइए कि पेपर वन की सबसे इजी यूनिट कौन सी है, जो हर बच्चा पढ़ सकता है, हर बच्चा क्लियर कर सकता है, मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी बच्चे को। मैम क्या नाम है जो अगर आपसे आपका पढ़ते हैं तो रिसर्च और टीचिंग तो मुझे इतनी इजी लगती है कि है ना, बिल्कुल डिटो जो पढ़ाते हैं ना वो सीधा माइंड में जाता है। तो ये मुझे सबसे इजी लगती है। ओके। टीचिंग सबसे पहले मैं टीचिंग पढ़ती हूँ, फिर मैं रिसर्च पढ़ती हूँ मैम, और फिर मैं शेष सर की पीडी पढ़ती हूँ। ये मेरे को सबसे इजी लगती है मैम। और मैम पता नहीं मुझे क्यों लगती है इजी, जैसे कम्युनिकेशन है और ये एज ए मतलब मैंने साइंस में कब पढ़ रखी ना, आईसीटी और कम्युनिकेशन, ये भी बहुत ही इजी नेट लगती है मेरे को। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, आपने कोई यूनिट स्किप की थी क्या पेपर वन में, कि चलो ये यूनिट छोड़ जाती हूँ, ऐसा किया था कि आपने? मैम सेकंड टाइम जब दिया तब तो मैंने सिर्फ 5 यूनिट की थी कि अच्छा। मेरा काम चल जाएगा, पर नहीं चला मैम। फिर मैंने जब मैंने थर्ड टाइम दिया तब मैम मैंने कोई यूनिट स्किप नहीं की मैम। तो तो देखिए, मैंने तब मैंने सब किया मैम। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ बच्चे कहते हैं कि मैम हम ये यूनिट छोड़ दें, ये यूनिट छोड़ दें। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक यूनिट का अपना एक रोल होता है, और हम किसी भी यूनिट है ना उसको नहीं छोड़ सकते, हम किसी भी यूनिट को स्किप नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कि हमारे पास टाइम नहीं हो तो हम उस यूनिट के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर जाएं, या पीवाईक्यूज जो है वो हम कर जाएं, लेकिन करके जरूर जाएं। तो चलो रितु जी, आप मुझे बताइए, आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे क्या, या एमसीक्यूज ज्यादा किए थे? और पीवाईक्यूज किए थे तो कितने इयर्स के किए थे, कहाँ से किए थे, थोड़ी बच्चों की हेल्प मिल जाएगी। मैम पी वाई क्यू है ना, मतलब मोस्ट ऑफ मैं ये कहती हूँ 50 to 60% जो पी वाई क्यू ही आते हैं मैम। मैंने ना कम एटलीस्ट मैंने 7 to 8 ईयर के पी वाई क्यू किए थे मैम सोल्व। जो भी अगर मैं भी कोई भी प्रॉब्लम लेती, जैसे आपकी क्लास ली है उसी टाइम फिर मैं पी वाई क्यू सोल्व करती थी मैम। तो मैं डेली के ना 50 to 60 क्वेश्चन सोल्व करती थी। ओके। तो मुझे ये बताओ हाँ जी मैम। रितु जी, पीवाईक्यूज ज्यादा सही रहते हैं या एमसीक्यूज? मैम पी वाई क्यू ज्यादा सही रहते हैं। ओके। तो आप, मुझे तो ये बेनिफिट लगा। अच्छा जी, तो फिर आप मुझे बताइए, अब हम पेपर टू की तरफ स्विच करते हैं। पेपर टू जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस में आपको ने किस तरह से पढ़ाई की, मतलब क्या आपने पढ़ा, कहाँ से पढ़ा आपने, आप ये भी बताइए मुझे। मैम जैसे मैं बता रही थी आपको कि जैसे ये यूनिट है थिंकर्स वाली, सबसे पहले इंटरेस्ट, सब मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसमें से आते हैं। प्लेटो ये जो थिंकर वाले, वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर, क्योंकि या तो उसको ये पूछ लेते हैं, बुक्स पूछ लेते हैं, बुक्स नहीं पूछते तो फिर मैथ्स द फॉलोइंग में आ जाते हैं, इनमें आएंगे मैम। और हम ये नहीं स्किप कर सकते कि ये जैसे कि हमने ये कर ली, सीपी कर ली और हम पीछे की 8 9 10 यूनिट्स मैम हम छोड़ कोई भी नहीं सकते। अब पता है क्या है, अब पैटर्न चेंज हो चुका है। अब ना अरे ईच एंड एवरी यूनिट में से क्वेश्चन आते हैं मैम। जैसे ये छोटी यूनिट है मैम, मैं तो ये कह रही हूँ पहले जैसे 8 9 10 है ना, बेशक चाहे आप पहले करो, आपको करना पूरा कंप्लीट पड़ेगा। आप कोई भी यूनिट हाँ ये कर लो, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो कर लो, पर आपको करनी पड़ेगी। हम्म। देखो, वही बिल्कुल सही बात कह रही है रितु जी, कि पॉलिटिकल साइंस में 10 यूनिट है, आप 8 9 10 यूनिट कर लीजिए। क्योंकि ये मैं बच्चों को भी बताती हूँ, इन्हें भी बताया था, इन्होंने भी वही फॉलो किया, क्योंकि वो सबसे छोटी यूनिट है, और क्वेश्चन सेम हाँ आने जी। वाला, 30 की 30 क्वेश्चन आने वाले, वो जल्दी भी हमसे हो जाती है।
तो हमें हाँ जी छोड़ना मैम। कोई यूनिट नहीं है। यदि टाइम नहीं है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करो, पीवाईक्यूज करो, लेकिन करना हमें सब कुछ ही है। ठीक है। तो फिर आपने मतलब आपको कौन सी यूनिट जो है ना वो सबसे ज्यादा टफ लगती है पॉलिटिकल साइंस में? मैम मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ना फर्स्ट यूनिट बहुत ही टफ लगती है। पॉलिटिकल मुझे डर साइंस। लगता है फर्स्ट। हाँ जी, मुझे डर लगता है फर्स्ट यूनिट से। पर फिर भी मैं करके गई कि ना, और नहीं तो सच बताओ तो फर्स्ट यूनिट से तो मैंने रट्टे भी मारे हैं कि ऐसे, जैसे जेएस मील है वो हमने राइटर पढ़ रखा है तो कि ये यहाँ आएगा, मतलब करना करनी पड़ी है। बट मेरे को डर लगता था फर्स्ट यूनिट से मैम। एक तो है ही बहुत लंबी, तो ये इसको सबसे लास्ट में रखती थी मैं। ओके। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैसी लगती है? क्योंकि बच्चों को डर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से ज्यादा लगता है। मैम एक्चुअली पहले लगता था, बट जब आपसे पढ़ा ना उसके बाद मुझे ना मेरी फेवरेट यूनिटी पॉलिटिकल थिंकर और कंपैरेटिव, ये तो मेरी फेवरेट बन चुकी है मैम। मेरे को बहुत अच्छी लगती है यूनिट। अच्छा। कितनी ही जी मैम, एक बार समझने की बात है बस। ओके। तो आप मुझे ये बताइए, आपने पेपर वन के लिए भी यदि मैं आपसे पूछूं तो आपने कोई बुक परचेज की थी क्या, या फिर बुक पढ़ना जरूरी है, या फिर किसी टीचर के नोट से काम चल जाएगा? मतलब किसी की क्लास देख लो उससे काम चल जाएगा, या बुक खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा, या सिर्फ बुक ही बुक पढ़ लो, नोट्स मत पढ़ो? मतलब क्या करना चाहिए? प्रॉपर गाइडेंस दे दीजिए बच्चों को, पेपर वन के लिए पूछ रही हूँ मैं अभी आपसे। मैम मैंने आज तक पेपर वन के लिए कोई बुक नहीं परचेज की। मैंने सिर्फ, और जो नोट्स बनाए ना मैंने, जैसे जो भी कोर्स ले रखा था अनअकैडमी से, नोट्स, और प्लस में जो पीवाईक्यू का मैंने ले रखा था, पीवाईक्यू से वो सोल्व करती थी। जो 10 to 15 ईयर का आता है ना, वो ला रखा था। मैं बुक से कभी नहीं पढ़ी। अच्छा। और पॉलिटिकल साइंस के लिए? उसके लिए भी मैंने अभी भी दिखा दूंगी, मेरे इतने सारे आपके नोट्स बना रखे हैं, मैं उन्हीं से सारा वही आपके जहां जहां आपने मैंने यूट्यूब से भी सब जगह आपसे के सारे छोटे से छोटी सारी बना के और उन्हीं से बुक से पढ़ती हूँ मैम। जो नोट्स बना रखे उन्हीं से सारा करती हूँ मैं। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि कोई एक बुक जो होती है ना वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं होती फॉर मैटर प्रोवाइड करने के लिए, और पीवाईक्यूज हाँ जो जी। है पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर एक यूनिट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम किसी भी यूनिट को स्किप नहीं कर सकते। यदि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम मेन मेन जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उन्हीं को लेके आ सकते हैं, ये कहना चाह रहे हो आप बच्चों से? क्योंकि क्योंकि मैम मैं पहले एक बार लाई थी बीएल फड़िया ओपी गाबा, ये लेके आई मैं स्टार्टिंग में। तो फिर मैं, आपने मुझे बताया कि है ना, मैं कम से कम 6 से 7 बुक से कंटेंट आती हूँ तब नोट तैयार करती हूँ। और सच में मैम, मैंने तभी विश्वास भी नहीं किया। पहले मैंने वो बुक को देखा जो आप पढ़ा रहे थे मैटर, जैसे ओपी गाबा, कुछ कंटेंट वहां से उठाया कुछ वहां से उठाया। मैंने देखा सारा मैम ने ऐसा मिक्सअप कर रखा, किसी चीज की कोई बुक की जरूरत ही नहीं पड़ती मैम। वो मैं ऐसी कैसी साइड में रखी, परचेज जरूर की थी मैम, पर पढ़ी नहीं कभी फिर उनसे, आपसे पढ़ने के बाद। ओके। तो और लास्ट में क्या कहना चाह रहे हो आप हमारे बच्चों से, एक बार वो भी बता दीजिए, उन्हें क्या चीज करनी चाहिए? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मतलब आप ये मुझे एक टाइम मैनेजमेंट बताइए, क्योंकि देखो आपके दो बच्चे भी मैम, हैं, आपकी फैमिली भी है। बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम सुबह पढ़े, दोपहर पढ़े, शाम को पढ़े, या फिर कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे नहीं पढ़े? तो इस दुविधा का भी सॉल्यूशन दीजिए। मैम एक्चुअली मेरा तो कोई टाइम ही नहीं था, क्योंकि बच्चों के ऊपर होता है, कभी बच्चा रोने लग जाता है छोटा, कभी बड़े का होमवर्क करवाना पड़ता है, तो वो सब चीजें होती है। तो मैं मोस्टली टाइम रात को निकालती थी जब ये सो जाए, सुबह शाम को 10 बजे से लेके सुबह के 3 4 बजे तक मतलब अब मेरा वो टाइम निकलता था। रात को 10 से 3 बजे तक पढ़ती थी आप? हाँ जी मैम, मैं सुबह नहीं, मैम बस ऐसे ही फिर दिन में कभी बच्चों के साथ लेट ली, ऐसे थोड़ा थोड़ा एक एक घंटा निकाल के ऐसे तब सो जाती थी। मेरा तो रात को ही पढ़ाई होती, सारी रिकॉर्डेड क्लास भी मैं आपकी रात को देखती थी। मतलब मैंने छुट्टी सारी होती पढ़ाई थी रात को सोने का मन नहीं करता था? नहीं मैम, इंटरेस्ट बन जाता था पढ़ने में। पर और अब की बार ये था कि अब नहीं, अभी नहीं तो फिर मेरे को करना ही नहीं। मैंने अपनी बुक्स भी पैक करके रखती थी एग्जाम देके कि अब की बार लास्ट है, अगर अब नहीं हुआ ना तो फिर मेरे को करना नहीं है। मैं थक चुकी थी सच बताऊं तो, पर अब की बार करना है और जी जान लगा के करना है, अच्छा। बाद में सो आपने जाऊं। मैंने सुना है आपने पीएचडी में भी पेपर दिया है, पीएचडी के लिए भी? यस मैम, कहाँ पे? पीएचडी के लिए भी दिया है।
मैम यहाँ क्या नाम है, यहाँ रोहतक में यूनिवर्सिटी है, उसमें मैंने फॉर्म फिल किया है। एग्जाम नहीं हुआ मैम, अभी एग्जाम इसमें जन में है, अच्छा। जनवरी में होना है। हाँ जी। ओके। तो आप लास्ट में बच्चों को क्या गाइड करना चाहिए, क्या कहोगे कि कैसे वो तैयारी करें, क्या वो मिस्टेक जो है वो अवॉइड करें? एक मोटिवेशन उनको दे दीजिए, एक गाइडेंस उनको दे दीजिए। मैम मैं तो एट लास्ट ये कहूंगी कि हम ना अच्छे से तैयारी करियो, कोई यूनिट मत छोड़ो। और ना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना उनको तो बिल्कुल ही छोड़ के मत जाओ, जैसे थिंकर की ये होगी। मतलब ना आप ये मत छोड़ो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्ट हमें ये नहीं करनी, ये हर एक में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम स्मार्ट नहीं है, यूजीसी वाले भी स्मार्ट हो चुके हैं। वो भी ये देखते हैं कि बच्चों की खाल कैसे निकाल ली जाए। तो अपने ना अब सही समय है, हम तैयारी कर सकते हैं। अगर हम सोचते ना कि अब हम कर सकते हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता, हम कर सकते हैं। हम हमारे से इंटेलिजेंट कोई नहीं है, हम माइंड बना लेते हैं। तो आप ये मत सोचना कि मेरे से नहीं हो सकता, सबसे हो सकता है। तो रितु जी, आप मुझे और एक सबको बेस्ट। बताइए, ये आपको रात को हाँ 10 जी। बजे से 3 बजे तक कितने महीने तक कंटिन्यू रहा? मतलब 2 महीने लास्ट के, या 1 महीने, या 3 महीने? मैम एक्चुअली ना, वैसे तो मैं कर ही रही थी 5-6 महीने, तो तब मैं फिर मैं छोड़ देती थी बीच में। पर लास्ट के मैंने 2 महीने तो मैंने कंटिन्यूटी, रात के 10 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक मैं कंटिन्यू ही मैंने किया है, मैं पढ़ी मतलब पूरे जैसे 2 महीने। कहते हैं ना कि, पता है, मैं क्या? एक बात कहना चाहूंगी, जैसे हम कहते हैं ना मैम कि 6 महीने से तो पढ़ रहे हैं, नहीं मैम, जो लास्ट का टाइम होता है ना मैम, वो ही मैटर करता है। हमें वही याद रहता है जो हम लास्ट के टाइम में पढ़ते हैं। तो ये टाइम सबसे बेस्ट है, इसमें अपना बेस्ट दीजिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, करना है तो अभी करना है। तो चलो, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं ये कहूंगी कि बहुत बच्चे कहते हैं कि, या कहते भी हैं कि 6 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। ली थी क्या आपने अपनी तैयारी के टाइम? ऐसा कुछ नहीं होता मैम, नहीं बिल्कुल भी नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं होता कि 6 घंटे की प्रॉपर लेंगे यार। आप ये बताओ मैम, मैरिड होने के बाद बच्चों के साथ तो 6 घंटे की वैसे ही नहीं होती मैम। रात को बेबी वैसे ही जगाते हैं मैम आपको, तो मैम नहीं होती मैम। और ऐसा कुछ नहीं होता कि ना कि सिर दर्द होने लग जाता है, कुछ नहीं, वो माइंड में होती है। हम हमारे बेबी हमें जब उठाते हैं तो हमें उठना पड़ता है, वो थोड़ा सा शोर करते हैं, तो वही बात है मैम। अगर हम इतना कर सकते, मैं ये कह रही हूँ बच्चों के साथ मैं कर सकती हूँ, सब बच्चे सब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना मतलब आपसे तो मैं खुद भी मोटिवेटेड हो रही हूँ, सच कह रही हूँ। आज मुझे आपकी स्टोरी सुन के ऐसा लगा है, समटाइम्स मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बेबी को संभाल के, घर का काम करके, आप बच्चों को पढ़ा के मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। एंड देन आई रियलाइज, नहीं यार, मैं नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। मतलब ऐसा लगने लग जाता है, इरिटेशन होने लग जाती है समटाइम। बट इरिटेशन। फिर अंदर से मोटिवेशन आता है, नहीं यार हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। यस मतलब मैम, जो यस और मैम। भी लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। बस यही चीज जो है ना, वो अपने आप को मोटिवेट करके रखती है। और अब मैम हरियाणा में ना एचपीएससी के फॉर्म निकलेंगे, मैं अब उसकी तैयारी में जुट रही हूँ। अब मालिक टाइम देगा तो मैं वो भी करूंगी मैम। है बस मेरे मन में कि ये तो लास्ट मैंने करना है मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर तो बनना है। बिल्कुल, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, अपनी ऊंचाइयों बुलंदियों को आप हासिल कीजिए। क्योंकि टीचर के लिए सबसे अच्छा ये होगा कि उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो है हर मुकाम हासिल करे। और मैं तो ये मान लीजिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब लोग अपनी मुकाम तक पहुंच जाओगे ना, बस मैं तो उसी में खुश हूँ। तो मैम आपका मोटिवेट भी बहुत मायने रखता है, आपने मुझे हर टाइम पे इतना मोटिवेट किया है कि मैं आपको रोने भी लग जाती थी आपके पास फोन करके कि मैम मैं व्हाट कैन आई डू, मैं थक चुकी हूँ। बट हर बार नहीं रही तुझे, आप कर सकते हो, नहीं रही तुझे, आप कर सकते हो। मैम आप क्रेडिट तो मैं आपको भी दूंगी मैम। मेरा जो भी मेरा नेट जेआरएफ हुआ उसके लिए मैम आपसे ही सीखी हूँ मैम। देखो, हम कुछ नहीं होते, मैं तो आज भी कहती हूँ, हम कुछ नहीं होते। मैं भी आपसे आज सीख रही हूँ, ठीक है? और आपने कुछ मुझसे सीखा, मैंने कुछ आपसे सीखा। तो एक लाइफ में लर्निंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस चलती रहती है। तो आई होप आप सबको रितु जी से मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह से हमें परिस्थितियों के सामने घबराना नहीं चाहिए, और कंटिन्यूस जो है वो मेहनत करते रहना चाहिए, और अपने आप पर विश्वास करते रहना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। और तब तक आप हंसते पढ़ते मुस्कुराते रहिए। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। तो रितु जी, थैंक यू आपको मैम, लास्ट में थैंक कुछ मोटिवेशन बोलना है तो आप बोल सकते हैं।
मैम सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी बस, ये अपना सब अपना तैयारी अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट।